जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में इस्लामिक वर्ल्ड में वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा खासा उनके लिए मजबूत मोहरा हो सकता है और कश्मीर का मुद्दा। एर्दोआन जो है पाकिस्तान को छोटा भाई बता रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें बड़ा भाई बता रहा है। हिंदुस्तान की आबादी बहुत है और उसमें मुसलमानों की आबादी भी बहुत है और सुन्नियों की भी बहुत है। तुर्की पाकिस्तान को भाई बताए और भारत को चचेरा फुफेरा मौसेरा भाई भी ना समझे, ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ तो बहुत बड़ी मुस्लिम संख्या है, अगर इसी आधार पर भाई बनाना था तो। टर्की का ही मसला आया, जम के बढ़िया एक पैराग्राफ का देना चाहिए था और उसमें आप चेतावनी देते कि अगर ये रवैया रहा तो हमारे संबंध जो है खराब हो सकते हैं, हमारे संबंधों पे बुरा असर पड़ेगा, इसका आपको बोलना चाहिए था। भारत और तुर्की की कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बल्कि तुर्की का जो एक विस्तृत विजन है, भारत उसमें उनके हिसाब से ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि जहां वो भारत के अगर खिलाफ दिखाई देंगे तो उन्हें फायदा होगा। आपको टर्की से दिक्कत हो रही है, वेरी गुड। फ्रांस की वही कंपनी आपको रफाल भेजती है, वही मिराज उनको देती रही है, तो हम फ्रांस का क्या करें? 12-15 देश हैं जिन फ्रांस कश्मीर पे घेर रहा है क्या? कश्मीर पे नहीं घेर रहा है, लेकिन उनको लड़ाकू विमान तो दिया है ना उसने। फ्रांस ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया क्या? नहीं दिया है। ये फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें चीन से भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। पहली शिकायत है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी नागरिक, वो हमारा पर्सनल वाला है ना। ये जो तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ है जो बहुत ही जाहिर हो गया है ना इस बार, ये अगर चीन के साथ जुड़ते हैं, खासकर सीपैक के मामले में, तो फिर भारत की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? लड़ाई तुर्की और इजराइल की होगी, मुझे लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी, लेकिन एक लड़ाई तो होनी है। एक वक्त था जब तुर्की को भारत का दोस्त माना जाता था। व्यापार, पर्यटन, संस्कृति खूब जोर शोर से चल रहा था। लेकिन अब जो है तस्वीर बदल चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो तनाव हुआ और उसके पहले भी जब अनुच्छेद 370 को हटाने की बात हुई थी, तब भी तुर्की कुछ बदला बदला सा नजर आया। राष्ट्रपति एर्दोआन का जो खिलाफत से जुड़ा सपना है और उनकी जो सरकारी मीडिया टीआरटी है, ये अब एक देश या फिर कोई मीडिया चैनल जैसा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई एक विचारधारा है, कोई विचार है जो लगातार आगे बढ़ने के लिए परेशान है, कुलबुला रहा है। शायद दक्षिण एशिया में वो अपने पांव पसारना चाहते हैं। अभी जब इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बांग्लादेश में भी ग्रेटर बांग्लादेश बनने की बातें होने लगी हैं और उसके पीछे भी तुर्की के एक एनजीओ का हाथ बताया जाने लगा है। और पाकिस्तान के साथ तो बहरहाल खुलकर तुर्की है ही। अब ये सिर्फ डिप्लोमेसी है या कोई एक बड़ा विजन है जिसे पूरा करना चाहता है तुर्की, वो बेहतर बताएंगे प्रकाश केरे, हमारे पुराने मेहमान हैं। आज के पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तुर्की के साथ तो हमारा सब कुछ ठीक ही था, फिर ये बात बिगड़ी कब? अचानक से हुआ है या धीरे धीरे हो रहा था, हमें ही नजर नहीं आया आम भारतीय जनता को? धीरे धीरे तो हो रहा था पिछले कई वर्षों से। अगर आपको याद हो, जब तुर्की में भूकंप आया था और भारत उन देशों में था जिन्होंने तुरंत जो भी मदद हो सकती थी वहाँ पहुँचाई, भेजी। हाँ, उस ऑपरेशन का नाम था दोस्त। हाँ, तो उस समय भारत में ये कहा गया कि भाई ये तो कश्मीर पे तो इनकी ये राय होती है, लेकिन देखो हमने बड़ा दिल दिखाया और हमने भेजा। मतलब गवर्नमेंट ने नहीं कहा ये बात सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे कही गई, मीडिया में कही गई। लेकिन इसको थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड दूसरे तरीके से इसको हमको देखना चाहिए कि क्या तुर्की हिंदुस्तान के खिलाफ है या तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति का कुछ और एजेंडा है जिसके अंदर ये चीज़ आ जाती है हिंदुस्तान से संबंधों की। इसी से जुड़ी हुई चीज़ है अजरबैजान, जो कि तुर्की का सबसे क्लोज सहयोगी देश है और तुर्की की ही मदद से अजरबैजान ने आर्मीनिया से नगोर्नो कराबाख जो है 3 दशकों के बाद छीना। और हमारा एक इक्वेशन ये भी बनता है कि हम पहले ही आर्मेनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर हैं, तो आप वहाँ से भी एक रेफरेंस ले सकते हैं कि अजरबैजान के रिएक्शन में वो बात हो सकती थी।
अजरबैजान ने भी भारत से डिफेंस मटेरियल खरीदने की बात की थी और मामला लेकिन बन नहीं पाया था। और हमने तुर्की के साथ भी डिफेंस डील की थी जिसके तहत शिप बिल्डिंग वगैरह होनी थी, जो शायद कैंसिल हो गई है या रुकी है। तो पहले से और अगर आपको याद होगा, ये सारा पहलगाम और ये चीज़ें लड़ाई होने से पहले जब तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए थे तो उनके प्रेजेंस में शहबाज शरीफ ने कश्मीर का इशू उठाया। और इस तरीके के जब दो नेता मिलते हैं तो उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होती है और होनी भी चाहिए कि हम कोई ऐसी बात न करें कि जिससे किसी तीसरे देश को दिक्कत हो। और अगर वो चीज़ आप करते भी हैं तो इशारों में करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला साफ था कि टर्की का समर्थन था उस मुद्दे पर, क्योंकि पहले से भी उनका स्टैंड रहा है, यूएन में भी बोलते हैं। लेकिन लार्जर जो हिसाब किताब है तुर्की का पिछले कोई 1.5-2 दशक से, जब से एर्दोआन आए हैं, देखें टर्की का अपनी जो उसकी हिस्ट्री है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड हिस्ट्री है एक तरीके से। जैसे कि सेकुलरिज्म जब वहाँ पर आया अतातुर्क के लीडरशिप में, तो एक गजब फंडामेंटलिस्ट सेकुलरिज्म आया जिसने कि कहा कि टर्की के मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कि अब सब कोई कोट पैंट पहनेगा, ये करेगा वो करेगा, महिलाएं जो है सर पे चादर नहीं रखेंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और हालात इतने बिगड़े कि कुछ साल पहले एर्दोआन के आने से पहले सरकार में 3 महिलाएं जीती जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल थी, और वो अपना जो भी चादर या जो भी नकाब जो भी होता है वो पहन के गई शपथ ग्रहण करने के लिए संसद में। उनको रोक दिया गया कि नहीं ये ऐसे कैसे, आप इस तरीके के कपड़े तो अलाउ नहीं है, आप इस्लामिज्म फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये लोग बाहर चले गए, कहीं कोई अपने अपने प्रोफेशन में लौट गया राजनीति छोड़ के। उनमें से कुछ लोगों को एर्दोआन जब आए तो उन्होंने बुलाया। तो एर्दोआन जब शासन में आए तब से अगर आप इनकी ट्रैजेक्टरी को देखेंगे तो इन्होंने लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड में, सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड में, ये टर्की को एक रिस्पेक्टेबल और इन्फ्लुएंशियल फिगर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि सऊदी अरब की एक हैसियत है, और या आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखें तो यूरोप के कुछ देशों की जिस तरीके से चलती है। तो वो जो एजेंडा है, उस एजेंडे के चलते उनको कई तरीके की खटपट हुई। उनका अमेरिका से झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि उनके खिलाफ तख्ता पलट हुआ जिसमें माना गया कि इसमें अमेरिकी भूमिका भी है, जो तख्ता पलट नाकाम हुआ। उसके बाद उन्होंने आपको याद होगा कुछ साल पहले टर्की ने गाज़ा में के लिए अपना वो भेजा, जहाज़ भेजा सामान लेके, और इजरायली ब्लॉकेड का उल्लंघन करके इन लोगों ने वहाँ पे सामान वगैरह पहुँचाया। तो इस तरीके की वो मैसेजिंग लगातार देते रहे। इतना ही नहीं, हाया सोफिया जो इस्तांबुल में बहुत ऐतिहासिक इमारत है, जो कभी चर्च थी, फिर मस्जिद बनी, फिर सेकुलरिज्म के दौर में म्यूजियम और लाइब्रेरी बन गई, और एर्दोआन के टाइम में वापस वो मस्जिद हो गई। हालांकि उसको इस तरीके से दिखाया गया कि ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ये अदालती फैसला है, ये कचहरी ने कहा भाई अब तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैसेजिंग साफ थी। उसी तरीके से उन्होंने कुर्दों के खिलाफ बहुत तेज लड़ाई तेज की, और जिसमें कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने हथियार डालने की बात हुई है, सीरिया में जो कुर्दिश एरिया है उसको खाली करने या कंप्रोमाइज की बात हो रही है, और उन्होंने आर्मेनिया से जो दिक्कतें ईरान जैसे देशों को है उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो थोड़ी ईरान से भी उन्होंने निकटता
बनाने की कोशिश की है, उसमें भी अच्छा खासा उन्होंने डेवलपमेंट किया है। और इनफैक्ट जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ईरान और अजरबैजान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी होना है या हो रहा है। तो और सीरिया में अभी उन्होंने तख्ता पलट जो करवाया, जो कि घोषित तौर पे उन्होंने कहा, टर्की ने ये बात कही कि ये हमने करवाया है। सबसे पहले पहुंचने वालों में टर्की के जो जासूसी विंग के जो चीफ हैं वो, फिर उनके बाद उनके विदेश मंत्री फिदान, ये सारे लोग गए। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीरिया के स्वयंभी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई रियाद में, सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस के मौजूदगी में, तो उस बैठक में मोबाइल फ़ोन पे एर्दोआन भी मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए थे, वीडियो कॉलिंग पे। तो जब सीरिया में जब ये तख्ता पलट हुआ था तो अमीराती और सऊदी थोड़ा नाखुश थे कि एक तो ये सब गाजा वगैरह चल रहा है, लेबनान चल रहा है, ईरान में हमले हुए थे, तो इसी बीच में ये करने की क्या ज़रूरत थी। और आप जानते हैं कि कतर से सऊदी अरब को और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अपने मसाइल हैं, बहुत पुराने झगड़े हैं। इनफैक्ट 2012 में तो उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिया था। और अमेरिका से भी कतर के रिश्ते खट्टे मीठे होते रहे हैं। इसीलिए आपने सुना होगा इस बार कि कतर जाने वाले पहले ऑफिशियली यात्रा अमेरिकी प्रेसिडेंट की पहली यात्रा भी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि, और कतर पे इनका आरोप है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को आप बढ़ावा देते हैं, रेडिकल लोगों को बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए सऊदी अमीराती और बाकी लोग खुश नहीं हैं कि अल जुलानी की जो सक्सेस है, जिसके पीछे टर्की खड़ा है, वो सक्सेस हमारे अपनी राजधानियों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि ये पहले लगातार जो इस तरीके के फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो मुस्लिम वर्ल्ड में काम करते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट हो या अल-कायदा हो, तो वो ये कहते हैं कि मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, या यास हैं, बेईमान हैं, ये अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते। तो और आप जानते हैं कि दोहा में सबकी, वहाँ पे तालिबान की भी फैक्ट्री, वहाँ ऑफिस वहाँ पे है, हमास का भी ऑफिस है वहाँ पे। तो और इसी वजह से हमास का सबसे बड़े सपोर्टरों में से एक होने के बावजूद, फिलिस्तीनी कॉज के सबसे बड़े सपोर्टरों में एक होने के बावजूद, बशर अल असद के जाने पर हमास लीडरशिप ने वेलकम किया कि सीरिया की जनता को तानाशाही से मुक्ति मिली। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कतर कह देगा कि तो आप कहीं और अब दुकान देख लीजिए, अपनी बढ़ाइए यहाँ से अब। तो इस पूरे हिसाब किताब के अंदर टर्की, ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा कि अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ 2021 में और उससे पहले और उसके बाद, उसमें भी तुर्की की काफ़ी भूमिका रही। और आपको याद होगा कि जब तालिबान शासन शुरू हुआ तो टर्किश एयरलाइंस के लोगों ने जाके वहाँ की एयरलाइंस को मेंटेनेंस, रख रखाव, रिपेयरिंग, एयरपोर्ट को चलाने लायक बनाया। और उसके अलावा भी और भी है, माइनिंग में भी हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा कंपनियाँ जो काम कर रही हैं अभी अफगानिस्तान में वो चाइनीज़ हैं, वो कतरी हैं और वो टर्किश हैं। तो बेसिकली एर्दोगान का जो, और आपने जो अपने इंट्रो में बात कही कि ओटोमन एम्पायर, उस्मानिया साम्राज्य का जो एक हैंगओवर है, वो कहीं ना कहीं, और देखिए वो कोई भी देश जब एक सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड से आता है तो एक उसके अंदर में होता है, तो स्वर्णिम इतिहास सताता है सबको, सबको सताता है, वो आपको हॉन्ट करता है। पेदरम सुल्तान बोध, मेरे फादर सुल्तान हुआ करते थे, तो और मैं हूँ एक साधारण सहाफ़ी, तो मुझे लगेगा ना कि यार क्या, मतलब किस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, फिर से ग्रेट बनना है, फिर से ग्रेट बन। और आप देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में जो इस तरीके के दक्षिणपंथी रुझान की जो पार्टियां हैं या जो सरकारें सब हैं, में लहर चली है, सब में यह है कि फिर से हमको वो करना है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, या बिन यूरोप की आत्मा को बचाना है। यूरोप अपने रास्ते से भटक गया है। तो वही कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है
वो टर्की के लिए है। और एक जो बड़ी चीज़ उनको पुश भी कर रही है, पहले उन्होंने पश्चिम से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुर्की अभी शरारत कर रहा है। उन्होंने साइप्रस पे हमला करके साइप्रस का एक इलाका कब्जा किया हुआ है, और जो ग्रीक ओरिजिन के साइप्रस के लोग हैं वो और जो टर्किश ओरिजिन के साइप्रस के लोग हैं, उनके बीच में वो नहीं होने देता है, संपर्क नहीं होने देता है। और पश्चिम भी इस पर चुप रहता है, क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है। फिर जब पश्चिम से बात नहीं बनी तो इन्होंने ब्रिक्स देशों के साथ, चाइनीज और रशियंस के साथ इन्होंने दोस्ती बनाई। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता नहीं व्यक्तिगत तौर पे उनके हमारे प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस आदमी को दुनिया के जितने बड़े देशों के और महत्वपूर्ण देशों के जो नेता हैं, वो हर आदमी से उसके अच्छे संबंध हैं। एर्दोगान के अक्सर आप जब वो बीमार पड़ते हैं तो जिस तरीके से उनको फ़ोन कॉल्स आते हैं, या वो किसी को, अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं कि पुतिन से बात हुई, शी जिनपिंग से बात हुई। और अभी आपने देखा कि अल सरा को वहाँ पर बिठा के वो आदमी मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा है, और अमेरिका से उसने हथियारों की बड़ी खेप भी खरीद ली है। तो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में इस्लामिक वर्ल्ड में वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा खासा उनके लिए मजबूत मोहरा हो सकता है, और कश्मीर का मुद्दा। और इनफैक्ट दूसरे देश भी, कई सारे इस्लामिक देश जो हैं, वो अपने अटरेंसेस में कश्मीर को अक्सर गाज़ा के साथ जो है इक्वेट करते हैं। और लेकिन अब वो बातें सामने आ गई कि कौन आज गाज़ा में क्या हो रहा है और कौन बोल रहा है और कौन इजराइल को रोक रहा है, भी दिख गया सबको सामने। तो इस वातावरण में इस पृष्ठभूमि में मैं समझता हूँ कि तुर्की की हरकतों को देखा जाना चाहिए। तुर्की और भारत की अगर बात करें तो आपकी बातचीत से तो फिर मुझे ये लग रहा है कि भारत और तुर्की की कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बल्कि तुर्की का जो एक विस्तृत विज़न है, भारत उसमें उनके हिसाब से ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि जहां वो भारत के अगर खिलाफ दिखाई देंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये चीज़ें इतनी धीरे धीरे हुई, और पहलगाम का आतंकी हमला, फिर उसके बाद झड़प दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये माहौल इस तरीके का फ्लेयर अप हुआ है। और उसमें तुर्की का सार्वजनिक रूप से पोजीशन ले लेना, नहीं तो संबंध बिगड़ रहे थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारा बिजनेस भी बढ़ता गया है, अजरबैजान के साथ भी और तुर्की के साथ भी टूरिज्म बढ़ता गया है। मतलब हर क्षेत्र में जो है, अभी आप देख रहे हैं कि जब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जो यूनिवर्सिटीज़ को लिखा है कि आप MOUs जो है हटाएं, तो आप सुन रहे हैं कि दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ तुर्की के विश्वविद्यालयों के संबंध है। पिछले दिनों जब एर्दोगान आए थे तो जामिया मिलिया से तो उन्हें डॉक्टरेट भी दी गई थी, मानद। और अभी हम पढ़ रहे थे JNU और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ MOU कैंसिल हुए। आप व्यापार की बात कर रहे हैं, तुर्की से भारत का 2020 में भारत का तुर्की को एक्सपोर्ट 42,440 करोड़ रुपये था, बढ़ते हुए 43, 52, 56, 47 इस तरह होता चला गया, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। टूरिस्ट तो कमाल ही हो गया है। 2019 में 2,30,000 जाते थे तुर्की घूमने, 2020-21 में कोरोना की वजह से कम हुए, और लेकिन फिर 2022 में 2,30,000, फिर 23 में 2,74,000, फिर 2024 में 2,87,000। मतलब इस्तांबुल और अंकारा घूमने का शौक भारतीयों का छिपा ही नहीं छिपता है। और एक और चीज़ है, वही मैं खोज रहा था कि तुर्की के साथ जो हमारा बिजनेस है उसमें हम फायदे में हैं। हाँ, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो टर्की से हम खरीदते हैं, जैसे कि मार्बल पे बड़ी चर्चा हो रही है। ये रहा सरप्लस डेफिसिट। हाँ, सरप्लस या डेफिसिट में से आप सरप्लस। तो अब इसीलिए मैं मानता हूँ कि तुर्की के साथ जो हमारी समस्याएं हैं, शिकायतें हैं,
उसमें तो एक सिंबॉलिक रूप से तो चलिए कुछ चीजें आप कर सकते हैं कि आप साइप्रस को समर्थन दे दिया। नहीं, वो उस लेवल पे मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपके लोग कहने लगे कि भाई बैकआउट करो, तो थोड़ा वो प्रेशर पड़ता है। घूमना मत जाओ, ये सब। हाँ, घूमने मत जाओ, तो उसका प्रेशर पड़ता है। उसको हमारे डिप्लोमेट उनके सामने ये बात कह सकते हैं कि आप देखिए आपकी हरकतों की वजह से हमारे ऊपर हमारी पब्लिक का प्रेशर पड़ रहा है कि बैकआउट करो, रिलेशन खत्म करो या लिमिटेड करो। और ये भी ठीक है कि कुछ जैसे ट्रेड बॉडीज ने या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने लेवल पे कुछ किया, यहाँ तक ठीक है, सिंबॉलिक मैं मानता हूँ कि ठीक है। लेकिन हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि इसको अल्टीमेटली आपको कूटनीतिक रूप में हल करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको दूं। जब हमारे चीन के साथ गलवान के बाद जब हमारे संबंध बिगड़े थे, तो उसके बाद एक दिन चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आए और उनको भारत ने कोई इनविटेशन नहीं दिया था, वो आ गए। और उनको बाकी, भाई किसी देश का विदेश मंत्री आ रहा है, चाहे कोई भी नेता आ रहा है, तो ये तो कॉमन कर्टसी की बात है कि आप उसको सिक्योरिटी, बाकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आप प्रोवाइड कराएंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्पेशल जहाज उतरेगा, सारा कुछ वो सब हुआ। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई भी हमारा अधिकारी गुलदस्ता लेके वहां खड़ा नहीं था। और वो अपनी चाइनीज एम्बेसी की गाड़ी से आए और जहाँ भी रुकने ठहरने का इंतजाम था वहाँ रुके, और अगले दिन फिर उनसे हमारे विदेश मंत्री ने बात की। तो ये एक साफ साफ तरीका था अपनी नाराज़गी को, अपने गुस्से को सामने रखने का। तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ कि टर्की को, मुझे नहीं पता है, मैंने शायद फॉलो नहीं किया, आप मुझे बताएं इस बात को, कि हमें उनको बोलना चाहिए सीधे, विदेश मंत्री टू विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री टू राष्ट्रपति या एम्बेसी के थ्रू बोलना चाहिए। उसमें हमको ये तौलने की, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इनकी मंशा क्या है। नंबर 1, उनका भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसको हम था लगाएं और यह पता करने की कोशिश करें कि ये कितने दूर तक जा सकते हैं, सीरियस कितने हैं। और तीसरी चीज़ कि मैं बायकॉट वगैरह के पक्ष में इसलिए नहीं रहता हूं कि देखें, एक तो कुछ देश हैं जिनके साथ हमारा व्यापार फायदे का है, सब जगह से तो हम डेफिसिट में हैं। तो अब हम अपना नुकसान क्यों करें, नंबर 1। और ये ठीक बात है कि भाई देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, आप दुश्मन देश को मदद कर रहे हैं तो क्या फायदा नुकसान की बात तुम कर रहे हो, लोग कह सकते हैं ये बात। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि ऑलरेडी प्रिडिक्शंस, जितने अनुमान हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, चाहे जिस भी संस्था ने अनुमान जारी किए हों, सबने उनको रिवाइज किया है और सबने कहा कि 0.2%, 0.3%, 0.5%, 0.7% जो है, इस बार हमारी ग्रोथ में कमी आ सकती है। सिर्फ रिजर्व बैंक ने अभी रिवाइज नहीं किया। तो वैसी स्थिति में हम क्या, अभी ऑलरेडी ये लड़ाई हो गई, फिर ये पाकिस्तानी एयर स्पेस का मसला उलझ गया, बॉर्डर बंद हो गए। हालांकि एक अच्छी खबर आई है कि बॉर्डर से कोई 160 ट्रक जो अफगानिस्तानी ट्रक थे उनको आने दिया है, तो ये बढ़िया बात है, इसका मतलब कि बातचीत हुई होगी कुछ। और इस नुकसान के माहौल में जब ग्लोबल लेवल पे कहा जा रहा है कि इस बार अर्थव्यवस्था में संकुचन हो सकता है, अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम आपके टैरिफ को नहीं मान सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्स। तो ऐसे में हम लोगों को तुरंत ही जो है संगमरमर रोक दो। 70% संगमरमर वहां से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई इटली से ले लेंगे, इजिप्ट से ले लेंगे, ईरान से ले लेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे पूरा टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस बनेगा, पूरा प्रोसेस बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज कि ईरान के साथ मिलके आप चाबहार कर रहे हैं और भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी आके गए हैं, बहुत तरीके के एमयू साइन हुए हैं, विदेश मंत्री अभी आए थे तो। और वही ईरान अजरबैजान के साथ मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहा है। आप ट्रंप के साथ रोज बात कर रहे हैं ट्रेड डील के लिए, और वो टर्की को हथियार दे रहा है। आप करेंगे टर्की पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका टर्की को दे रहा है। तो मेरा मानना है कि हमको थोड़ा नफा नुकसान
ये सब चीज़, कल्चरल एक्सचेंज, लोग अभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एमयूज़ बंद किए। आप मुझे बताएं कि हमारे 10 स्टूडेंट अगर टर्की जाएं एक यूनिवर्सिटी से, उनके 10 आएँ, आप टर्की को समझ पाएंगे, देख पाएंगे? वो आएंगे, फिर यही लोग, यही जो आज स्टूडेंट्स हैं, वो कल को अपने देशों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पे जाएंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग एक बनेगी। हम अगर खिड़की दरवाज़ा बंद कर देंगे तो सुरक्षित तो हो जाएंगे, लेकिन हवा पानी धूप भी तो आना बंद हो जाएगा। वो तो है। और एक लाइन और इसमें मैं कह रहा हूँ कि देखें, हम लोग भावना प्रधान देश हैं, और हमारे यहाँ भावनाएं जो हैं आहत होती रहती हैं, उनमें कभी उबाल आता रहता है, और इस देश को एक और वो हो गया है कि उसको 24 आवर्स कुछ थ्रिल चाहिए। और इसीलिए हमको, आपने देखा होगा कि उस दिन रात को जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तो मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा हाइप्ड हो गया, सोशल मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा हाइप पे चला गया। और इसीलिए जब अगले दिन सीज फायर की घोषणा हुई तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया ये। तो ये इस तरीके की जो ये भड़कने की, उबलने की जो हमारी आदत हो गई है, उसको हमें थोड़ा सा, देखिए ये आज की बात नहीं है, महात्मा बुद्ध से लेकर अभी तक के तमाम फिलोसोफर और ज्ञानी बताते आए हैं कि किसी भी समस्या को पहले उसका और छोर समझिए, भावनात्मक उत्तर, भावनात्मक प्रतिक्रिया से हमेशा बचा जाना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी, समाज के स्तर पर भी, और देश के स्तर पर भी, और दुनिया के स्तर पर भी। और यही गलती ये हो रही है कि कोई ट्रेडर एसोसिएशन आके वो कर रहा है, फिर सरकारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ वो कर रही हैं, फिर आपने देखा कि वो एयरपोर्ट वाला की जो कंपनी है लॉजिस्टिक की, अदानी वालों ने उसको लेकिन आप ये बताइए, मैं टोक के आपको पूछ रहा हूँ कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कर रही है, व्यापारिक संगठन कर रहे हैं, ये भी ना करें, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भारत की सरकार को अपने स्तर पर नहीं करना चाहिए बल्कि कूटनीतिक हल ढूंढना चाहिए। भाई जवाब दें तो दें कैसे? या फिर ऐसे ही दें जैसे दिया जा रहा है कि साइप्रस के वाले मामले में भी हम भी टांग अड़ा दें, या जिन देशों से तुर्की की लगी हुई है उनके साथ अपने संबंध और मजबूत करें। चल ही रहा है, जैसे सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों के साथ हमारे व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं, तो उनके साथ हम और मजबूती से अपने बना लें। देखिए, क्या करना चाहिए फिर? नहीं करना चाहिए कुछ भी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको और हमको कोई निर्णय लेने से पहले भारत सरकार की ओर हमें देखना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो क्या कह रहा है, उनके साथ क्या बातचीत हो रही है, क्या क्लियरिफिकेशन मांगा जा रहा है, या फिर हमारी सरकार अपने स्तर पर ये निर्णय ले, ऑफिशियली निर्णय ले कि भाई हमारा रिएक्शन ये है कि हम अपने रिश्तों में थोड़ी सी कटौती करेंगे। यह नहीं होना चाहिए कि आपको और हमको नंबर बढ़ाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए, अब आप देखिए, आप अगर, मैं नहीं जानता हूं कि इसमें कितना टेक्निकल है कितना नहीं है, आपका जो एयरपोर्ट लॉजिस्टिक वाली कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रोका गया है, उसके टेक्निकल में मुझे एकदम बिल्कुल पता नहीं, लेकिन अगर ये मसला इस मसले से जुड़ा हुआ है तो आप ये सोचें कि जो उस कंपनी के यहाँ काम कर रहे हैं लोग, वो भी सोचना चाहिए थोड़ा ठहर के। अब मार्बल नहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी के मामला बता के बंद हुआ है, सोचना तो अब हमें चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले इतना खुलकर तुर्की आया भी नहीं था। ठीक है कि यूएन में कश्मीर का नाम ले लिया तो थोड़ा हम परेशान थे कि ये हुआ क्या कैसे, लेकिन इस बार जब बम बरस रहे थे हिंदुस्तान के शहरों पर, या जब ड्रोन गिर रहे थे, और जब ये मालूम पड़े एक आम हिंदुस्तानी नागरिक को कि ये बंद तुर्की में रहे हैं, और तुर्की ऐसा देश नहीं कि दोनों को बेच रहा, उस तरह से दिख रहा है कि वो बयान में भी समर्थन कर रहा है, इसके पहले कूटनीतिक तौर पर भी भारत को घेरता रहा है, और अब सामरिक रूप से भी पाकिस्तान और भारत की कार्रवाई की उसने निंदा भी की थी। हाँ, तो फिर ये उम्मीद करना कि, मतलब एक तो ये उम्मीद करना कि भारतीय नागरिक अपने तय कुछ ना करें, और दूसरा अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार भी आलोचना का पात्र बनेगी। फिर भाई नागरिक क्या चाहता है? मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसीलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि
मैं इनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि भावना में मत बहिए, अभी थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए। एक कहावत है ना कि रिवेंज इज बेस्ट व्हेन सर्व्ड कोल्ड। आपका अभी मौका आएगा, आप थोड़ा अपनी तैयारी कर लें। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, होगा क्या, आपने टर्की का बिजनेस तो रोक दिया मार्बल का, ओके फाइन, मार्बल के स्टॉक्स होंगे। अब मैं अपने घर के लिए मान लीजिए कि मार्बल खरीदने जाऊंगा तो मुझे 5 रुपए की चीज़ 7.5 रुपए में मिलेगी। ये तो हो गई मुझे, ठीक है। और मैं किसी ट्रेडर बॉडी और उनकी भावनाओं को मैं वो कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस, देश के बिजनेस और लोगों की जेब का भी ख्याल रखें। आप ऑल्टरनेटिव देखें। अभी जैसे अभी कल जो परसों घटना हुई अमेरिका में, उनकी गलती थी। आम के हमारे खेपें भेजी गई थी, उन्होंने कह दिया कि भाई आप वापस ले जाओ, या तो दोबारा ले आओ तो हम कर देंगे, लेकिन इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये मिस्टेक है। मिस्टेक उनकी है। अब हुआ क्या, जितना ले आएंगे ले जाएंगे दोबारा, तो उससे बढ़िया है कि इसको समुद्र में फेंक दो। माल ढुलाई का खर्चा हाँ ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि आपको हिसाब थोड़ा सा आराम से करना चाहिए। अच्छा, अब आपको टर्की से दिक्कत हो रही है, वेरी गुड। फ्रांस की वही कंपनी आपको रफाल भेजती है, वही मिराज उनको देती रही है, तो हम फ्रांस का क्या करें? 12-15 देश हैं जिन फ्रांस कश्मीर पे घेर रहा है क्या? कश्मीर पे नहीं घेर रहा है, लेकिन उनको लड़ाकू विमान तो दिया है ना उसने। फ्रांस ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया क्या? नहीं दिया है, कंडेम किया है उसने पहलगाम आतंकी हमले को। ये फर्क है, ये फर्क है ना। तो हम मैं बता रहा हूँ कि लोग जो फर्क परसीव कर रहे हैं कि भाई फ्रांस और तुर्की में ये फर्क है। इस मामले में तुर्की तीनों चारों खाने टिक कर रहा है दुश्मनी की एक तरह से। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा दुश्मन बना लो, ये सब तो रोज बदलता है। तब तो फिर आप तो फिर अगर मैं आप मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, नहीं मतलब हाँ, आप लोगों के का जो लॉजिक दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें चीन से भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। तो पहली शिकायत है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी नागरिक। वो हमारा पर्सनल वाला है ना, हमारा उनसे जो झगड़ा है ना। लेकिन आप अगर पाकिस्तान का मामला है, तो चीन की ओर से जितने बयान आए हैं, सब में कहा गया है कि टेररिज्म खराब है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो वेलकम है। हमने भी उसमें भूमिका निभाई है, आगे ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं कंस्ट्रक्टिव भूमिका के लिए। तो फिर हमें चीन पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए अगर उनके जहाज इस लड़ाई में अगर इस्तेमाल हुए हैं, उसका हमें पता या मिसाइलें मैं कह रहा हूँ ऐसा आमतौर पर लग रहा है देखकर कि हिंदुस्तान की जनता को इनके बारे में मालूम था, ये पता था कि चीन किधर से आएगा, ये प्रेडिक्टेबल चीज़ें थी। तुर्की को लेकर ये प्रेडिक्ट कम लोगों ने किया होगा, कितना खुलकर आ जाएगा। अजरबैजान को कितने लोग जानते थे हिंदुस्तान में कि किधर पड़ता नक्शे में, लेकिन अचानक से एक देश खुलकर कहने लगेगा कि हम साथ हैं पाकिस्तान के, तो लोग ढूंढने लगेंगे। तो हुआ ये है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, चीन का पता था। मैं इस बारे में एकदम आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ। लोग अपने स्तर पे कुछ अगर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई संबंध तोड़ रहा है कोई इंस्टीट्यूशन या कुछ, तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं कि, लेकिन आप कह रहे हैं थोड़ा ठंडा करो, थोड़ा देख लो हिसाब किताब, तुम्हारा ट्रेड फायदे में चल रहा है। दुर्घटना से देर भली कहा था ना। और कूटनीतिक ढंग से सॉल्व करो, और सरकार को करने दो। आप ये कह रहे हैं, और फिर सरकार हमें गाइडेंस दे, हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि पीपुल्स जो देखिए, अमेरिकन्स ने जो पाकिस्तान और इंडिया को कहा जब ये चल रहा था मसला, तो उसमें इस बात पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की, कम्युनिकेशन मत बंद करिए आप लोग, बातचीत मत बंद करिए। अब आप सोचें कि अगर आप एकदम बिल्कुल बोलाचाली बंद कर देते, तो क्या अटारी बाघा बॉर्डर से 160 ट्रक जो है आ पाते? अब आप जरा सोचें कि उसमें जो अफगानी किसानों का या कारीगरों के सामान है, जिसका ट्रक है, ट्रक में 2, 4, 5 लोग काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जो कारोबारी उसको खरीदेगा, फिर उसका लेबर होगा,
फिर आप और हमारे जैसे ग्राहक होंगे जो उन सामानों का, उन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप, क्या दुनिया में पहले ऐसी चीज हो रही है कि जहां लोग लड़े और फिर उनके बीच में संबंध सामान्य नहीं हुए? हमेशा तो होंगे, हमेशा हुए, और यही होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई किसी के बिना रह नहीं पाता। और देखिए, मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूँ कि, और बहुत सारे लोग कहते रहे इनफैक्ट, कि अभी हम जो एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर हैं पिछले 2 दशक से, 3 दशक से, तो उस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को और आपको उसको गति भी देनी है। अगर आपको एक अच्छा इकोनॉमी बनना है तो अभी हम 6-7% पे संतुष्ट नहीं हो सकते, इसको हमको बहुत आगे ले जाना होगा। 5 से 4, 4 से 3 पे जाना है। हाँ, और बीच बीच में हमारे सेटबैक्स आएंगे, कभी कारगिल होगा, कभी कोरोना होगा, ये परेशानियां हैं। कोई ऐसी थोड़ी जाने देगा जीडीपी में आपको ऊपर। हाँ, तो नहीं भी जाने देगा तो नेचर है, बाढ़ आएगी, मानसून किसी साल गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा फोकस अभी ये रखना है कि हम अपने देश को किस तरीके से आगे ले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी संप्रभुता, हमारी एकता, हमारी अखंडता वो पैरामाउंट है, उसमें उस पे तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन हमें थोड़ी हड़बड़ी, अब आप देखें कैसे चीजें चल रही हैं। 4 दिन पहले कहा जा रहा था कि नेता विपक्ष का मुंह इस तरह से लटका हुआ है कि ये मसूद अजहर के लोगों के मारे जाने पर जो है इतने गमगीन हैं। कहा जा रहा था कि ये कौन लोग हैं जो शांति की बातें करते हैं, ये परोक्ष रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सांप्रदायिक बातें कही गई, सारा कुछ हुआ, और फिर वही लोग अब देश की एकजुटता को दिखाने के लिए डेलीगेशन में, अब डेलीगेशन में, मतलब कल तक असदुद्दीन ओवैसी जो थे, राहुल गांधी जो थे, ये लोग देश विरोधी हैं, देश तोड़ना चाहते हैं। वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। नहीं, अगर आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता तो आपका लेक्सिकन अलग होता, आपकी शब्दावली अलग होती। हाँ, ये तो खैर देखिए, किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि आप राष्ट्रवादी नहीं। यहाँ हर आदमी देशभक्त है, सबका अपना अपना वर्जन हो सकता है, अपना अपना अप्रोच हो सकता है, अपना अपना विजन हो सकता है देश को आगे ले जाने का। ये तो अपनी अलग बात है, आइडिया ऑफ इंडिया भी अलग हो सकता है, कोई गद्दार तो है ही नहीं। पर मैं कह रहा हूँ कि अब जब एक डेलीगेशन बन रहा है कि जाओ दुनिया में, तो उसमें सबको साथ अगर भेजा जा रहा है तो ये है असली बात, ये है असल बात। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कदम हड़बड़ी में उठाने से पहले लोग थोड़ा बैठ लें, समझ लें, कर लें। जैसी एकजुटता इस मामले में दिखाई जा रही है, उसी तरीके से एक समझदारी दिखाई जानी चाहिए किसी के बायकॉट करने से। नहीं, सोचा जा रहा होगा। कहा तो है भारत सरकार की तरफ से कि हमने नोट किया गतिविधियां। जब मैं पढ़ रहा था उस दिन, 5-7 दिन पहले ये वाली बात आई थी कि हमने नोट की हैं गतिविधियां, जो हुआ है। एक सवाल है मेरा, उसे जोड़ देता हूँ, फिर आप आगे बढ़िएगा। ये जो तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ है, जो बहुत ही जाहिर हो गया है ना इस बार, ये अगर चीन के साथ जुड़ते हैं, खासकर सीपैक के मामले में, तो फिर भारत की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? भारत को कैसे खुद को तैयार करना होगा इस तिकड़ी को काउंटर करने के लिए, चाइना, पाकिस्तान एंड टर्की? देखिए, मुझे ये बात सीनियर डिप्लोमेट से मैंने समझा है और उन्होंने समझाया भी है कि हमारे साथ 2-3 बड़ी समस्याएं हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। एक, बहुत सारे देश हमें, और मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद बोल चुका हूं पहले, बहुत सारे देश हमें ऑल वेदर फ्रेंड नहीं मानते, हम एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। अब उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभी ये टर्की के साथ झगड़ा हुआ तो बिजनेस बंद करो, ये करो, वो करो, तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। दूसरे लोग भी इसको नोटिस करेंगे कि अरे यार, ये तो आज साइन करेंगे, कल कह देंगे बंद करो, भावुक हो जाते हैं अचानक से। हाँ। और आपने देखा कि बीच बीच में खबरें आ रही थी चीनी कंपनियों के टैक्स इवेशन या कुछ चीज़ों को लेकर केस मुकदमे या वो चल रहे हैं, और चीनी कंपनियों की तरफ से ये कहा गया कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि इंडियन पार्टनर के साथ साझेदारी करो। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया उतना, लोगों को लगा कि ये चीन वाले हैं, थोड़ा चलो अच्छा है, इनको कान उमेठा जा रहा है इनका। लेकिन पता चला कि जर्मन कार कंपनी चली गई कचहरी में, सैमसंग चला गया कचहरी में,
तो हमें एक अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट और एक अच्छा ट्रस्ट लेवल हमको डेवलप करना चाहिए, नंबर 1। और आप देखते होंगे कि भारत सरकार जो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, तो इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बेहतर कर रहे हैं, प्रमोट किया। हम ये जो निवेश वगैरह के जो तौर तरीके हैं, जो प्रक्रिया, इसको सरल बनाया जा रहा है, तरह तरह के सुधार किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। दूसरी एक समस्या है कि हमारा टोटल स्ट्रेंथ जो है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, वो डिप्लोमेटिक कोर जो है हमारा, वो 1000 के आसपास है। 1000 स्टाफ हैं जो हमारे दूतावास से लेके विदेश मंत्रालय तक चला रहे हैं, 1000 लोग बस। हो सकता है मान लीजिए कि 150 अभी जुड़ गए हो, थोड़ा मेरा डेटा पुराना है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत कम है, बहुत कम है। तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखना पड़ेगा, और आपने अपने आप को एक कमज़ोर देश के रूप में भी आपने कभी कभी अपने आप को दिखाया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शिकायत जिससे आपको थी वो मजबूत देश था। उदाहरण के लिए अभी जयशंकर गए थे, अमेरिका गए थे, कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। उनकी कार के आगे खालिस्तानी कूद गया। हमारे दूतावास के सामने जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, पीछे हमले हुए, अभी पाकिस्तानियों ने भी किया, पीछे उधर खालिस्तानियों ने हमले किए थे। उसके बाद आपके बहुत तमाम तरीके के मोस्ट वांटेड, न सिर्फ खालिस्तानी और टेरर सिंपैथाइजर्स, बल्कि बहुत से अपराधी, कुख्यात अपराधी, वो दूसरे देशों में और खासकर पश्चिमी देशों में छुपे हुए हैं। आपको पता है सब, आपने उनको नोटिस भी दिया हुआ कि अरे आपके यहाँ यही है, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं करते, आप बोलते नहीं हैं। तो इससे आपकी छवि ये जाती है कि अरे नहीं। अब जैसे आपने देखा टैरिफ वाले मामले में, टैरिफ वाले मामले में सरकार की तरफ से कुछ कहा ही नहीं गया, सिर्फ कहा गया कि हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ट्रेड डील हो रही है। बहुत बाद में इन्होंने, पीयूष गोयल ने कहा कि कनपट्टी पे बंदूक रख के व्यापार समझौते नहीं होते। बहुत बाद में आया मामला, लेकिन उसमें भी नेम कॉलिंग नहीं किए, वो नाम नहीं लिए, बस इनडायरेक्टली बात कही गई। तो आप भी तो कह रहे हैं ठंडा करके खाएं। नहीं, ठंडा अचानक जवाब नहीं दे रहे, सोच समझ के दे रहे हो। नहीं, मैं उस अप्रोच को सपोर्ट करता हूं जो ट्रेड डील वाला चक्कर चल रहा है, क्योंकि अगेन अमेरिका से हमारा व्यापार फायदे में है, सबसे ज्यादा वहां से पैसा आता है, जो लोग हमारे लोग वहां मतलब काम सिर्फ करते हैं। बयान देने के चक्कर में आप उससे बड़ा नुकसान कर बैठे हैं, इसका तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन मैंने सिर्फ इसको उदाहरण के रूप में बोला कि ये एटीट्यूड आपको हर जगह नहीं रखना चाहिए था। जैसे टर्की का ही मसला आया, जम के बढ़िया एक पैराग्राफ का देना चाहिए था, और उसमें आप चेतावनी देते कि अगर ये रवैया रहा तो हमारे संबंध जो है खराब हो सकते हैं, हमारे संबंधों पे बुरा असर पड़ेगा, इसका आपको बोलना चाहिए था। कहा तो कि हमने नोट किया है, इस दौरान जो कुछ हुआ है हमने नोट किया है। देखिए, ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज से निकलना भी पड़ता है। आप देखिए ना, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति दिन भर में 3 बार कहता है कि मैंने मध्यस्थता करा दी। उससे पहले कहते थे सबसे ज़्यादा टैरिफ इनका लगता था, या टिम कुक वहाँ फैक्ट्री ना लगाओ। ना सब अमेरिका है ना ट्रंप। मैं उस तरीके के होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक, आप चाइनीज़ को देख लीजिए, चाइनीज स्पोक्स पर्सन को कभी आप देखिएगा उसके भाषणों को, नपे तुले कड़े शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं। यंग लोग हैं। यहाँ तो स्थिति है कि हमारे विदेश सचिव को और उनके परिवार के बारे में अभद्रताएं की जाती हैं और कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी बहरहाल। तब जब हमारा विदेश सचिव अपने घर में जब वो नहीं है, उसको हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद रखें कि, तो बहुत ही खराब है। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हमको मजबूत होना पड़ेगा। और सबसे मजबूत, देखिए नितिन, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मेरा शरीर ठीक नहीं है, अगर मेरा दिमाग ठीक नहीं है और मेरी जेब ठीक नहीं है, तो मैं कितना भी बड़ा गामा पहलवान रहूँगा ना, कुछ देर में मैं धरती पर नजर आऊँगा आपको। तो आपको अपने इकोनॉमी को
बाकी चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने का। अब छोड़ दीजिए, मैं सरकार की ही बातें करूं। पीयूष गोयल साहब ने क्या बोला कुछ समय पहले कि खाना को बढ़िया पैकेजिंग करके स्टार्टअप बोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप खुद सरकार का ये आंकड़ा है कि हम 81-82 करोड़ लोगों को हम राशन मुहैया करा रहे हैं। अभी आपने देखा 2 वीडियो मेरे सामने आए, जैसे मैं आम को फेंकने को पाप कह रहा था। एक आया हरियाणा में किसी अनाज मंडी का दृश्य, जो पीछे एक बारिश जो हुई थी बहुत तेज मूसलाधार, तो उसमें अनाज जो है पूरा वो खराब हो गया, सड़ गया बहुत सारा। और कल परसों जिस पर कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बात भी की उस किसान से कि अचानक से बारिश होने लगी और वो मूंगफली किसान वो बहते पानी को किसी तरीके से वो मूंगफली बचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा देश जो कल तक जिसके पास खाने को नहीं हुआ करता था, वो अपने पैदावार को ऐसे उसको इज्जत देगा वो। तो आपका इस लेवल पे जो तैयारी होनी चाहिए, बीमारी के लेवल पे जो तैयारी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें, और ये सब देखिए 1-2 दिन में नहीं होता। मुझे याद है एक नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके 6 महीने बाद हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक डेटा निकाल दिया कि लड़कियों की संख्या बढ़ गई। मैंने कहा है, मतलब 6 महीने में कहाँ तुमने गिनती गिन ली, कैसे कर लिया, क्या कर लिया, और अभी नारा दिया गया और 6 महीने में बच्चियों की संख्या बढ़ गई। तो हम लोग, जो मैंने पहले कहा कि हम इतना जल्दी हड़बड़ी में, हमें तुरंत थ्रिल चाहिए, ऐसे नहीं होता। अगर आप मेडिकल के आंकड़े देखें, हमारे देश के हेल्थ के आंकड़े, तो ग्रेजुअली आपने पोलियो बाकी चीज़ों पर विजय पाई। जच्चा बच्चा की मृत्यु दर जो है बहुत घटती गई। बहुत सारे लोगों को गरीबी से निकालने की कोशिशें धीरे धीरे। तो लॉन्ग टर्म खेला होता है, ये कल नहीं हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें, आप अपने डिप्लोमेसी को दुरुस्त करिए, ट्रस्ट लेवल बढ़िया बनाइए, अपने बिजनेस के लिए अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ाइए, और आप अपनी आर्थिकी को बेहतर करिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तो देखिए, मैं एक अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था अपने इंडियन अखबार वेबसाइट पे, कि लिखा है कि, हालांकि हास्यास्पद है, कि चीन में 12 या 15 रोबोट ने, ह्यूमनॉइड रोबोट ने मैराथन में हिस्सा लिया। तो इससे यह आशंका जताई जा रही है कि हिमालय में चीन जो है रोबो सोल्जर्स को तैनात कर सकता है, और पूरा 1000 वर्ड रंग दिया है। बाद में पढ़ के मुझे अफसोस हुआ कि मुझे हेडलाइन पढ़ के छोड़ देनी चाहिए थी, इसका समय क्यों दिया। तो हम लोग ये इस तरीके की फियर मॉन्गरिंग भी जो है ना, अब आप मुझे बताइए, अब आप कह रहे हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान, चीन, टर्की या XYZ कोई इकट्ठा हो जाए, वो स्ट्रेटजिक चुनौतियां तो हैं। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान से आपकी लड़ाई हो रही हो और चीन ने दूसरा फ्रंट खोल दिया, या चीन से आपकी लड़ाई हो रही हो, पाकिस्तान ने दूसरा फ्रंट खोल दिया। लेकिन सिर्फ अब लड़ाई वहां नहीं होगी, अब कारगिल जैसी लड़ाइयां नहीं होंगी। वो हमने देख लिया ना, एक झलक तो आ गई ना, रूस में भी हम देख ही रहे हैं। तो आपको ड्रोन चाहिए, आपको बढ़िया रडार फैसिलिटी चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी बताया गया है कि डिफेंस को काफ़ी मदद मिली है इस ऑपरेशन में आर्टिफिशियल, तो वो करिए। अब ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? 2 तरीके आपके पास, या तो आप होम ग्रोन बढ़ाइए इसको, या फिर ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप देखिए, अगेन फिर वही ट्रस्ट लेवल वाली, जो आपको इन चीज़ों में पर्याप्त मदद करने की स्थिति में हो, जो हाल तक या अभी तक रशिया रहा है हार्डवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में भी आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप किस पर रिलाई करेंगे? क्या यूनाइटेड स्टेट्स पे आप रिलाई करेंगे? इजराइल पे कर लें। देखिए, इजराइल के पास भी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। जब आप बॉर्डर देखिए, इजराइल का बॉर्डर देखिए, और इजराइल के एनिमीज देखिए, और आप अपने एनिमीज देखिए, और अपना बॉर्डर देखिए। इजराइल के अंडमान निकोबार है आपका, इतना ही है ना इजराइल, उसको
थोड़ी सी बाउंड्री देखनी है, 160 किलोमीटर का झगड़ा है हैं, और आप एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचने में 4 दिन आपको लगते हैं। तो आपके पास जब 5-5 हजार ड्रोन अगर चाइना से आएंगे या पाकिस्तान से आएंगे, तो उस स्केल पे आपको भी तो 5 का जवाब 7,000 से देना पड़ेगा। तो आपकी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी और आपके सप्लायर की प्रोडक्शन फैसिलिटी। मुझे तो ये दिख रहा है कि डिफेंस बजट बढ़ेगा भारत का, और देखिए, जाए किसी के भी खाते में, इसराइल के जाए, ईरान के जाए, रशिया के जाए, फ्रांस के जाए। मैं आपकी आशंका को काट नहीं रहा हूं, लेकिन इनफैक्ट पिछले 5 सालों में लगातार दुनिया भर में डिफेंस बजट जो है इंक्रीज हुआ है, और भारत लंबे समय से हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। अब तो हम भी कुछ नॉन टेक्निकल चीजें बेच रहे हैं, हाँ, बनाने लगे हैं और बेच रहे हैं कुछ, लेकिन अभी भी हम बहुत हेविली खरीद करते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में प्रश्न था जब आप बात कर रहे थे उस वक्त कि हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के यहाँ आए, समझेंगे एक दूसरे को। मैं इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट देख रहा था अंकारा में, वहाँ एक आंकड़ा है कि भारतीय लोग जो वहाँ हैं 3,000 के करीब ही हैं। मतलब पर्यटक बहुत जाते हैं, 2,84,000 का कुछ आंकड़ा है हर साल का, लेकिन भारतीय संख्या में वहाँ कम है। मुझे कुछ पकड़ में आया नहीं, आपके आए तो बताइए, ऐसा क्या है कि वहाँ हम इतना बिजनेस नहीं करते, नौकरियाँ नहीं करते, पढ़ाने नहीं जाते, क्या मामला है कि वहाँ इतने कम हैं हम? देखिए, एक तो हमारा बहुत सारे देशों के साथ हमारे रिश्ते तो अच्छे रहे, इंक्लूडिंग टर्की, लेकिन आवाजाही, अगेन वही चीज़ कि आपका जो पॉपुलेशन है, अभी जर्मन चांसलर जब आए थे, जो पूर्व जर्मन चांसलर, तो उन्होंने कहा कि हमें 3,000 कुशल कामगारों की आवश्यकता होगी हर साल। तो इस तरीके के समझौते हमने पहले नहीं किए, नंबर 1। दूसरे, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स। तो हम लोग क्लोज्ड सोसाइटीज़ है ना, क्लोज्ड हैं। कोई बताइए, राहुल सांकृत्यायन को कहना पड़ा कि हर आदमी को कम से कम अपने 150 किलोमीटर के दायरे में तो पर्यटन करना ही चाहिए। अब सोचिए, हम लोग वैसे लोग हैं जो 150 किलोमीटर भी घूमने वाले देश नहीं है, और जाते भी हैं तो मान लीजिए कि मोस्टली वो काम की यात्राएं होती हैं या फिर वो तीर्थ यात्राएं होती हैं। आमतौर पे घूमने फिरने का कल्चर उस तरीके से हमारे यहाँ। पर मैं कह रहा हूँ, घूमने तो हम बहुत जा रहे हैं तुर्की, नौकरियां और बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अब उसको आप एक्सप्लोर करेंगे। अब तो स्थिति ये आ गई। अब रशिया में जैसे एक दिन मैं पढ़ रहा था कि रशिया बोल रहा है कि भाई इंडियंस को, प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे व्लादिवोस्तोक में, तो पुतिन ने कहा कि इंडियंस आए यहाँ काम करें, रहें। तो मैं किसी अपने रशियन फ्रेंड से पूछ रहा, मतलब रशिया में रह रहे इंडियन फ्रेंड से पूछ रहा था कि भाई क्या दिक्कत है यार, क्यों नहीं हमारे लोग जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक तो ये जानकारी नहीं है और पश्चिम का भूत सवार है, लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं। रूस और चीन में पढ़ना ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा सस्ता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि इंडियंस के लिए एक और मुश्किल है रशिया में, जहाँ पे इनको आदमी चाहिए काम कराने के लिए, वहाँ इतना हार्श वेदर कंडीशन है, सच, कि उत्तर भारतीय तो वहाँ टिक नहीं पाएगा। और हमारे जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ तो आबादी कम है एक तो, और वहाँ की तुलना में ये बर्फीले इलाके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। यहाँ तो रशियन बनियान पहन के घूम लेगा कश्मीर में और हिमाचल में। सच है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें, आप लैंग्वेजेस नहीं पढ़ते। अब शुरू हुआ है कुछ प्राइवेट स्कूल्स में, एलिट स्कूल्स में। यहाँ तो यही आप भोजपुरी और हिंदी और तमिल, मराठी, इसी से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। एर्दोआन जो है पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, छोटा भाई बता रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ा भाई बता रहा है ना। अभी आपने बताया कि वो सुन्नी संख्या भी है भाई, वो सब भी है। हिंदुस्तान की आबादी बहुत है और उसमें मुसलमानों की आबादी भी बहुत है और सुन्नियों की भी बहुत है, शियाओं की तो है ही जो है। तुर्की पाकिस्तान को भाई बताए और भारत को चचेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई भी ना समझे, ये प्रॉब्लम नहीं है? हमारे साथ तो बहुत बड़ी मुस्लिम संख्या है, अगर इसी आधार पर भाई बनाना था तो। देखिए, एर्दोआन जो हैं
उनकी टेंडेंसी बहुत कुछ सच में पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलती है। तो इसलिए वो भाई कह रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं उस पर अचरज नहीं करता। उसकी वजह है टर्की की जो ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग है, जहाँ पे वो बैठा हुआ है, यूरोप का द्वार है वो यूरोप का द्वार है। उधर ब्लैक सी को रोक सकता है और रशिया को रोक सकता है। इसीलिए ओटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के दुश्मन रहे। अभी भी शक रहता है दोनों का एक दूसरे पर। इसलिए एर्दोआन की एक अच्छी उपलब्धियों में से ये बात है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों से बढ़िया दोस्ती साधी। अगेन आपको बोला कि उनके सब जगह से हुआ। ये लोग ब्लैकमेल और अपने स्वार्थ को साधने में उस्ताद आदमी है, और उन्होंने उससे अपने देश का कुछ फायदा भी पहुंचाया है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना है सब कुछ। और पाकिस्तान भी यही करता है, और सर्विस बेस्ड मामला है पाकिस्तान का। जैसे मैं आपको आपके पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी इनकी है, पाकिस्तानियों की। उनके यहाँ कुछ हड़कंप मचता है, जैसे वो 2011 में जो ये सब चल रहा था, तो बहरीनियों ने और बाकी लोगों ने पाकिस्तानी कमांडोज बुलाए थे। तो ये वहाँ पे ट्रांजैक्शनल मामला है कि कुछ आपको दिया, कुछ आप दीजिए हमको, और आप हमको प्रोटेक्ट करिए इंटरनेशनली। टर्की नाटो का मेंबर है, तो वो वहाँ पे ब्लैकमेलिंग करता है, चले जाऊंगा चीन रूस के साथ। अमेरिका, अरे रुको भाई, चलो इसको हथियार दे दो यार। दूसरी सबसे बड़ी सैन्य संख्या है नाटो में। और वो अगर पश्चिम उसको कंट्रोल में नहीं रखेगा टर्की को, और कंट्रोल में रहने के बावजूद भी मेरा अपना मानना है कि एक भविष्य में लड़ाई इजराइल और टर्की की तो होनी है, क्योंकि अब सीरिया तक टर्की पहुंच गया है। तो एक लड़ाई होनी है, और वो लड़ाई बहुत विध्वंसक लड़ाई होगी। और एक लड़ाई तुर्की और इजराइल की होगी, मुझे लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी, लेकिन एक लड़ाई तो होनी है। देखिए क्या है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे तो तमाम लड़ाइयाँ घूम फिर के वापिस आती हैं अलग अलग किरदारों के साथ, अलग अलग कारणों को लेते हुए। आप पुराने समय में चले जाएं, आप प्राचीन काल में, और आप देखें कि कहाँ कहाँ लड़ाइयों के कौन कौन से जगह हैं। वहाँ आज भी लड़ाइयाँ हैं। आपको मिलेगा बगदाद, आपको मिलेगा दमिश्क, आपको मिलेगा जेरूसलम। आप यूरोप का आप इतिहास देखिए, ये सारे लोग आपस में कितना 30 वर्षीय युद्ध, 100 साल युद्ध। क्योंकि किरदार ही तो बदल रहे हैं ना। एक को ग्रेट रशिया बनाना है ना, रशियन एम्पायर की तरह। एक को ऑटोमन एम्पायर की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करनी है। तो फिर जब झगड़े वही 400-500 साल पुराने हैं, सिर्फ किरदार ही तो बदले हैं। 400-500 साल नहीं, मैं तो 5000 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, और पीछे चले जाएं, यरूशलेम वाले। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, बेनहर फिल्म है, बहुत सुंदर फिल्म है, देखिएगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो वार से लौट कर आता है, रोमन जो है, तो अपनी बहन को वो कुछ गिफ्ट देता है, अंगूठी या कुछ देता है। तो वो बोलती है कि ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिए? तो वो बताता है कि लीबिया की लड़ाई में। तो आज भी लीबिया में देखिए क्या हो रहा है, आज भी चल रहा है। और यूरोप को तो ट्रेंचेस का महादेशी कहा जाता है। वहाँ पर हमेशा लड़ाई रही है, हमेशा। ये फालतू लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी और ये वो। जरा इतिहास पढ़ लें, कुछ नहीं करना, विकिपीडिया में जाके खाली देखना है। हिटलर तो आया सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में ना, 30s में उसका उभार होता है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो नहीं था। फिर जर्मन एम्पायर और रशियन एम्पायर क्यों लड़ रहे थे? एग्जैक्टली। आज भी रशिया और यूरोप में कितनी तनातनी चल रही है। फ्रांस कौन से पुतिन से लड़ने के लिए नेपोलियन की लीडरशिप में गया था, मॉस्को। तो वही लड़ाइयाँ, पात्र बदलते हैं, पात्र बदलेंगे ऑब्वियसली। आप कितना मतलब 100 साल जिएंगे, थोड़े बहुत कारण बदल जाते हैं, और कारण बदल जाएंगे। जबकि अगर आप इतिहास अगर आपने पढ़ा हो तो एक क्वेश्चन आता था। मेरे एक सीनियर ने फार्मूला बताया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 10 कारण बताओ। कारण लिखिए, ठीक है। फिर
अरे मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन, फिर अब उसका कारण लिखना है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, खाली जगह बदल दो, कारण सबका कारण एक सब है। और सिंधु के पक्के भी नहीं पता। और वही हो सकते हैं 2 4 5 और 6 फर्स्ट सबके। वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में भी ये है कि उसके क्या कारण थे, इसके क्या कारण है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, भगवान करे कि वो लड़ाई ना हो, कोई लड़ाई ना हो, लेकिन वो होगी चीज। तो ये जो टर्की और पाकिस्तान की जो, अगेन पाकिस्तान की भी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग आप देखिए, वो पश्चिम एशिया, हाँ, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बीच में बैठा वो हुआ है, बिल्कुल और बड़ा भूभाग है, अपनी पोजीशन का ही फायदा है उसे। अच्छा, बड़ा भूभाग है। पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश छोटा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। बहुत बड़ा देश है, बड़ी आबादी का देश है। अमेरिका की आबादी थोड़ा ही सा ज्यादा है पाकिस्तान से, सही बात है। रसिया से दुगनी आबादी है मतलब दुगनी डेढ़ी आबादी है उसकी। तो टर्की और अगेन टर्की रूट, रास्ते के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, उनके लीडर की जो अपनी चालाकियां, चतुराई, समझदारी है, वो तुर्की का एलीट जो है वो बुरी तरीके से पश्चिम परस्त है, जैसे जैसे आपके देश के का एलीट है। उसको पेरिस जाएगा, गार्बेज की फोटो नहीं लगाएगा, रंगीन लगाएगा, बोलेगा देखो लोकतंत्र है, हैं? तो वो एलीट पश्चिम के साथ अपने इंटरेस्ट को उसको वो कर लेता है। अतातुर्क की वजह से उस दौर में जो हुआ, मतलब वो एलीट का एक नेचर बन गया ना। मान लीजिए कि जैसे आपने पूछा कि अरे टर्की में तो 3,000 लोग हैं और अमेरिका से इतने ज्यादा लोग, हमारे लोग कमा के पैसा भेज रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं वहाँ। तो वो कल्चरल चीजों की वजह से तो एलीट वहां पे वो कर लिया। और पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एर्दोआन को सचमुच में बहुत वो मानती है। और एक चीज देखिए, टर्की का एक और, टर्की की कुछ अच्छाइयां भी हैं। एर्दोआन ने अपने कार्यकाल के शुरू में तो थोड़े से ऑथोरिटेरियन मिजाज का वो किया, दिखाया, लेकिन वो आदमी अपने पब्लिक से कनेक्ट करने में माहिर आदमी है। आपको याद होगा उनके CNN के को आईफोन पे वीडियो कॉलिंग करके और उस आदमी ने उस तख्ता पलट को रोक दिया था और लोगों को बोला था कि तुम जाओ और टैंकों के सामने खड़े हो मुझे याद है। और लोग जाके टैंकों के सामने खड़े हुए। दूसरा दफ्तर में ही था। हाँ, तो वो, और उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया। अब देखिए कुर्दिश प्रॉब्लम को उस आदमी ने सॉल्व किया, इतने वर्षों से चला आ रहा मसला। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं झूलता है टर्की, हमारी ही तरह नहीं जैसे है। मैं वही कह रहा हूं इकोनॉमी की हालत बीच बीच में खराब होती है, उनकी मुद्रा गिर जाती है, वो भी खराब होती है, उनका भी अपना ही शरणार्थी संकट चलता है। इसके अलावा तो इसीलिए तो एर्दोगन की जो मूल्य है राजनीतिक, वो टकराते हैं उनके ही राष्ट्रपिता अतातुर्क से। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन में तो वो भी झूल ही रहा है। नहीं, वो और तो ऐसा है। नहीं है कि पॉलिटिकली वो अजय हैं, उनकी अपनी राजधानी में जो कुछ अभी चुनाव होते हैं उसमें वो बार बार धक्के खाते ही हैं। हाँ, लेकिन ये भी देखिए, ये चीज एक सोसाइटी को बेहतर बनाती है कि जहाँ पे खुद एर्दोआन अपने चुनाव में पहले राउंड में हार गए थे, मतलब 50% नहीं ले पाए थे, तो फिर सेकंड राउंड में हुआ था, या सेकंड राउंड में हुआ था, या बहुत मार्जिनल उनका अंतर कम था। और मैं बात मेयर चुनाव की कर रहा हूँ, मेयर वाले चुनाव में हुआ था। मेयर में इनके विरोधी पार्टी वाले जीत जाते हैं इन्हीं के शहर से। तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी वाइब्रेंट रहती है, इंटरनल करेक्शन होता रहता है। हाँ, और ये भी है कि इन्होंने इनके विदेश मंत्री या इनका जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दोहराया है, वो अंदर भी और बाहर भी उनके लिए बड़ा एसेट है। और अगेन कुछ नहीं चलेगा तो ब्लैकमेल कर लूंगा ना, वो तो है ही, सिंपल। पाकिस्तान की तरह कि मेरे पास परमाणु बम है, यही बचा, आप देख लीजिए आप। तो वो उनकी, अच्छा देखिए, ये बड़े ग्रेट प्लेयर्स जो होते हैं ना हिस्ट्री में, वो जैसे रूस, अब चीन, अमेरिका, अब तो इनको तो कोई पूछता नहीं है ग्लोबल मैटर्स में, यूरोप वाले, लेकिन उनका एक हैंगओवर उनका भी है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये तो देखिए, ब्रिटेन तो कॉलोनियल पावर था, इसलिए वो, और विश्व विजेता था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, इसलिए वो काउंसिल में वो परमानेंट मेंबर है। बिल्कुल।
मित्र राष्ट्रों में से थे। फ्रांस को तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि फ्रांस की कॉलोनीज थी अरब में, लेबनान वगैरह, और आपका अफ्रीका में, तो इसलिए उनका स्टिक डालना पड़ा। और इधर अपने साउथ ईस्ट एशिया में, इसलिए उसको मिला। ये फ्रांसीसी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने नॉवेल और फिलोसफी और ये सब पेंटिंग आर्ट किया होगा। ये गजब सरेंडर करते हैं। नेपोलियन आएगा सरेंडर कर देंगे। इससे क्या लेना देना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब उनको कोई नहीं पूछता है। तहजीब और संस्कृति अलग ढंग से पनपती हैं, युद्ध अपना अलग है। तो इसीलिए तो वो सारे यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं साइप्रस के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि टर्की आपको नाप चुका है, देखता है कितना आप पानी में है। कर तो वो कुछ यूक्रेन के लिए भी नहीं पा रहे, अभी थोड़ा सा हुआ है बस, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और पश्चिम एशिया में जो अरब कंट्रीज हैं और पश्चिम का जो इंटरेस्ट है, जो चाइना का इंटरेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि आप देखें ये अभी हालांकि बड़ी अच्छी यात्रा रही इनकी अमेरिका की दृष्टि से देखा जाए तो, डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन बहुत सालों से अमेरिका का और इन लोगों का, सऊदी अरब वगैरह का, कतर वगैरह का बिजनेस स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है, और चाइना का ऐसे हुआ है। टर्की आज के डेट में सबसे ज्यादा इस स्थिति में है कि वो पश्चिम एशिया को डिस्टर्ब कर सके, तो भाई वो भी एक ब्लैकमेलिंग का कारण बन जाता है गल्फ वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। पश्चिम के लिए भी है, पश्चिम एशिया के लिए भी है। और गल्फ वालों की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, उनके पास अकूत धन है, दुनिया में सबसे धनी वो शेख हैं वहाँ तेल के, का पैसा, पेट्रो डॉलर, और कैश पड़ा हुआ ना। कैश आज के डेट में चाइना क्यों अभी बाबा बना हुआ, कैश है। अमेरिका बाबा नहीं बन पा रहा है क्योंकि कैश नहीं है। तो और कहा भी जाता कैश इज किंग। तो टर्की अपनी ब्लैकमेलिंग और अपनी जोग्राफिया और उन लोगों ने, देखिए, जो टेक्नोलॉजी, जो लंबे समय के खिलाड़ी होते हैं, जो 20 साल से 25 साल से सत्ता में रहते हैं, 10 साल से सत्ता में रहते हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए, जो कि एर्दोआन में वो चीज़ दिख रही है, कि वो पार्टनर्स बनाएं, पर्सनल एज वेल एज नेशनल लेवल पे, जो आड़े वक्त में कभी। अब देखें, अगर आप अभी टर्की के खिलाफ अगर बोलेंगे तो नाटो वाले उसको ले सकते हैं दिल पे। आपको पुतिन फोन करके कह सकते हैं भाई इतना हर्ष मत होइए भाई। पुतिन को उन्होंने कैसे खेला किया, देखिए, इन लोगों ने कहा बंद कर दो ब्लैक सी का रास्ता ताकि रशियन फ्लीट ना जा पाए, आ पाए। हम क्यों बंद करें, आपका हम रोकते हैं क्या? हो गया मामला। उन्होंने पुतिन को खुश किया। बशर अल असद जब चले गए तो एक तो उन्होंने बता दिया कि भाई बशर अल असद को आप, उनके फैमिली को आप ले जाइए, आराम से निकाल लीजिए। तो समय दे दिया, मौका दे दिया, आप निकल गए। तो रूस भी खुश हो गया, रूस खुश हो गया। रूस की आर्मी को वहां पर कुछ काम नहीं करना पड़ा, और वहां के लोगों को भी कम से कम कैजुअलिटीज हुई, नहीं, हाँ, ना के बराबर। एक तो ये हो गया। और फिर बोला रूस को कि आपका जो हवाई बेस है, वायुसेना का जो बेस है और जो नेवी बेस है, वो आप रखिए, आप सीरिया में। सरकार को जाती रहे। अच्छा, वो फ्लीट इतना इंपॉर्टेंट है वहां पे कि अगर आप सीरिया से रूसी बेस को हटा दें तो रूस का जो आज अफ्रीका पे असर है, क्योंकि ये जो 3-4 देश जिन्होंने ये तख्ता पलट करके मिलिट्री लीडर्स आए हैं, जो थोड़ा सोशलिस्ट विजन के हैं, इनको प्रोटेक्शन रशिया देता है। चाइना को ऐसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि चाइना केवल बिजनेस करता है। चाइना को इस सब चीज से मतलब नहीं रहता कि कौन आएगा। वो रशिया के अपने सैन्य अड्डे भी उनको देकर उन्होंने रशिया को अफ्रीका दे दिया, जो कि रशिया के लिए बशर अल असद को ढोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रोजेक्ट है। सही बात। तो टर्की के पास बहुत, अब देखिए, पाकिस्तान को ड्रोन देकर खुश कर सकता है, अफगानिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट देके, कुछ पैसे देके वो खुश कर सकता है, और इंडिया को वो खुश कर सकता है अगर बयान थोड़ा सा इंडिया को कम हार्श दे। हाँ, इंडिया के साथ अच्छा था उनको। देखिए, सब ठीक ही चल रहा था। मुझे ड्रोन से ज्यादा आपत्ति इस बात पे थी कि जो इंडियन अटैक था
उस अटैक को उन्होंने कंडेम किया। और उससे पहले अपने तो जो इनको बोलना था वो बोला इन्होंने, अपने वैसल स्टेट को, अजरबैजान को उन्होंने उकसाया, उन्हें भी एक्टिव किया। ये इतना नहीं करना चाहिए था। सही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और पिछले हफ्ते जब तुर्की से थोड़ी सी तुर्शी हो गई तो फिर हमने सोचा इस बार पॉडकास्ट कर लिया जाए। बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। मुझे याद है ओमर अनस जो तुर्की में पढ़ाते हैं और हमारे एक शो में गेस्ट थे, वो उन्होंने उस वक्त तुर्की की राजनीति, समाज बहुत शानदार ढंग से बताया था। तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में जो पिन करके मैं वो लिंक डाल दूंगा। लेकिन आज की जो बातचीत थी वो इसके इर्द गिर्द थी कि ये जो नए अपडेट्स हुए हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी है, उसमें तुर्की क्या रोल प्ले कर रहा है और एक्चुअली वो रोल प्ले कर क्यों रहा है। तो पॉडकास्ट की शुरुआत में बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे आइडिया नहीं था। थैंक यू, आपने बताया कि एक्चुअली उनका विज़न क्या है और भारत इस तुर्की की बिसात में किधर खड़ा है। तो भारत के साथ जो तुर्की कर रहा है उसके कारण क्या हो सकते हैं। अब भारत को आगे क्या करना है, प्रकाश जी के हिसाब से वो सरकार पर छोड़ देना चाहिए। भावना प्रधान देश हैं हम, अपने अपने स्तर पर जो कर रहे हैं वो अभी कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा सांस लेना चाहिए, अपने मौके का इंतज़ार करना चाहिए। आप मत कीजिए इंतज़ार, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी क्या राय है। पढ़ाकू नितिन का ये इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशल शो है जो हर सोमवार आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी गुरुवार को।